हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेस्वा काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो जो सेस्वा काल की अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है और ये विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है, जिसमें कि बच्चा बैठना, रेंगना और खड़ा होना आदि सीखता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, गतिक। तो जो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवधि होती है वो पूर्व संक्रियात्मक विकास की होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, सामान्य से विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो जो हमारा विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, यानी कि जो बच्चा होता है पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे सामान्य व्यवहार से वो विशिष्ट व्यवहार की तरफ बढ़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति कर को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसे सहयोग देना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता। तो जो नवीन जानकारी में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व। तो जो बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं हो। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक, लिंग, जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है। तो जब एक अध्यापक किसी सब्जेक्ट को लेकर भेदभाव कर रहा है लड़के और लड़कियों में, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो अध्यापक है वो जेंडर पक्षपाती है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो ये मानती है कि हमें अपनी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर उसको चलने में दिक्कत है तो आप उसको नीचे की फ्लोर पे कक्षाएं उपलब्ध कराएं, जो हमारा जो सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, न कि बच्चे को। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। तो जो बच्चे में ज्ञान की जो रचना होती है और अर्थ निर्माण करने की जो क्षमता होती है उसमें जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो एक सुगमकर्ता यानी एज ए फैसिलिटेटर की तरह होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, उच्च आत्म क्षमता भी होती है, अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान भी होता है, वो काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की होते हैं, और वो उनकी जो IQ होती है वो 140 प्लस होती है। तो जो ये सारे ही ऑप्शन हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों के हैं, सिवाय एक ऑप्शन के छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं कौन सी नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया, और जो बताया कि जो बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता जन्मजात नहीं होती है, जैसे जैसे वो समाज में घुलता है मिलता है उसके अंदर वैसे वैसे नैतिकता आती जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समवैगिक चिंतन, अहमवाद चिंतन। तो जो सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है वो होता है अपसारी चिंतन। यानी अपसारी चिंतन का अर्थ होता है कि जब हम किसी एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करते हैं, यानी हम जब दिशाओं में सोचते हैं तो वो अपसारी चिंतन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो जो समाजीकरण का प्रमुख कारक होता है वो होता है परिवार और परिवार के सदस्य, और इसे प्राथमिक कारक भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर का निर्माण करने में, सही उत्तर की व्याख्या करने में, सही उत्तर की पहचान करके, और सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बच्चे की योग्यता का आकलन उसके सही उत्तर की पहचान करके करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों को अर्जन करना। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है वो होता है आनुवंशिक संचरण, क्योंकि ये हमें हमारे जीन से प्राप्त होता है, न कि हम इसे अर्जित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जीन, परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, विकास के क्षेत्र। तो जो प्याजे ने मानसिक संरचनाएं होती हैं उसके लिए स्कीमा शब्द का यूज़ किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपनी वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देशित देने के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद से बोलकर अपने जो उसका जो कार्य होता है उसको दिशा निर्देश देता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो अमूर्त चिंतन होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में प्याजे ने बताया था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अधिगम और विकास के बीच जो संबंध होता है वो एक जटिल और अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।